नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम जो टैक्स भरते हैं, उस पैसे का आखिर होता क्या है? मतलब उसका सफ़र कहाँ से शुरू होता है और वो पहुँचता कहाँ है? आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं। पहले की जो वो उलझी हुई टैक्स व्यवस्था थी, वहाँ से लेकर जीएसटी तक और फिर कैसे वो सारा पैसा राज्यों में बढ़ता है, सब कुछ। तो हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि पहले की टैक्स प्रणाली इतनी जटिल क्यों थी। फिर बात करेंगे जीएसटी की कि ये क्या है और कैसे काम करता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होगी वित्त आयोग की। और फिर हम देखेंगे कि राज्यों का हिस्सा आखिर तय कैसे होता है। आखिर में कुछ जरूरी बातें और भविष्य की राह पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पुरानी जटिल कर प्रणाली। देखिए, 2017 से पहले भारत में टैक्स सिस्टम वाकई एक भूल भुलैया जैसा था। सोचिए, हर राज्य के अपने अलग नियम, केंद्र के अलग कानून। कारोबार करना मतलब एक बहुत ही मुश्किल काम था। तो सवाल यही है कि जीएसटी से पहले टैक्स इतने उलझे हुए क्यों थे? आखिर पुरानी व्यवस्था में दिक्कत क्या थी जो इतना बड़ा बदलाव लाना पड़ा? चलिए, इसी को समझते हैं। मतलब हालत ये थी कि 17 से ज्यादा तो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे और ऊपर से 22 तरह के सेस, यानी टैक्स के ऊपर भी टैक्स। जरा सोचिए, बिजनेस करने वालों के लिए कितना कंफ्यूजिंग और मुश्किल रहा होगा। और ये टैक्स भी बटे हुए थे। जैसे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स लगा रही है, तो वहीं राज्य सरकारें अपना वीएटी और सेल्स टैक्स वसूल रही हैं। इस बंटवारे की वजह से पूरी व्यवस्था और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती थी। और इसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था कैस्केडिंग इफेक्ट। सीधा सा मतलब है टैक्स पर टैक्स लगना। मान लीजिए कोई चीज फैक्ट्री से निकली, उस पर टैक्स लगा, फिर वो होलसेलर के पास गई, तो टैक्स लगी कीमत पर फिर टैक्स लग गया। इस चक्कर में सामान हम तक पहुंचते पहुंचते काफी महंगा हो जाता था। इतना ही नहीं, हर राज्य की सीमा पर एंट्री टैक्स और ना जाने कितनी रुकावटें थीं। इसने पूरे देश के बाजार को जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। बॉर्डर्स पर ट्रकों की मीलों लंबी लाइनें लगती थीं। मतलब हम एक देश तो थे, पर एक बाजार नहीं बन पा रहे थे। तो अब आता है जीएसटी, एक राष्ट्र एक कर। इन्हीं सारी मुश्किलों का हल निकालने के लिए आया भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। इसका एक ही मकसद था, सब कुछ सिंपल करना और पूरे देश को एक मार्केट बनाना। और इसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। लेकिन देखिए, जीएसटी को लागू करना कोई आसान काम नहीं था। ये एक लंबी कानूनी यात्रा थी। एक बिल के तौर पर इसकी शुरुआत हुई, फिर ये लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से, और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जाकर ये 100वें संवैधानिक संशोधन बना। इसी ने देश के टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। अगला सवाल, जीएसटी काम कैसे करता है? ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आखिर ये नया सिस्टम इतने सारे अलग अलग टैक्स को मिलाकर एक टैक्स में कैसे बदल देता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए, जीएसटी सिस्टम के 4 पिलर हैं। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार को जाता है, एसजीएसटी जो राज्य सरकार को मिलता है, यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी के लिए है, और फिर है आईजीएसटी। ये तब लगता है जब सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकता है। और ये जो आईजीएसटी है ना, यही असली गेम चेंजर है। इसी की वजह से राज्यों के बीच व्यापार इतना आसान हो गया है। होता यह है कि जब कोई सामान मान लीजिए महाराष्ट्र से गुजरात जाता है, तो केंद्र सरकार पूरा आईजीएसटी कलेक्ट कर लेती है। फिर क्योंकि सामान गुजरात में इस्तेमाल हुआ, तो केंद्र एसजीएसटी वाला हिस्सा गुजरात सरकार को दे देती है। सिंपल। अच्छा, तो अब जब इतना सारा पैसा एक सेंट्रल पूल में जमा हो गया, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस सारे पैसे का होता क्या है? इसे केंद्र और राज्यों के बीच फेयर तरीके से बांटा कैसे जाता है? और यहीं पर तस्वीर में आता है वित्त आयोग। ये एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक संस्था है जिसका काम ही यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का सही सही और बराबरी का बंटवारा हो। और ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। इसकी नींव हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में रखी गई है। हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। इससे ही पता चलता है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में ये कितना अहम है। तो इसका सबसे बड़ा काम क्या है? इसका काम है एक फॉर्मूला सुझाना। एक ऐसा फॉर्मूला जिससे ये तय हो कि जो भी टैक्स का पैसा जमा हुआ है, उसमें से कितना हिस्सा केंद्र को मिलेगा और कितना सभी राज्यों को। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, राज्यों का हिस्सा तय करना। चलिए देखते हैं कि हाल की कुछ फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के हिस्से को लेकर क्या सिफारिशें की हैं। 42%। ये नंबर बहुत बड़ा है।
14वें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वाईवी रेड्डी, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर सीधा 42% कर दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप था। इसका मतलब था कि राज्यों के हाथ में अब ज्यादा पैसा होगा ताकि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सकें। फिर आया 15वां वित्त आयोग एनके सिंह की अध्यक्षता में, और उन्होंने इस हिस्से को थोड़ा सा कम करके 41% करने की सिफारिश की। अब ये देखने में तो सिर्फ 1% की कमी लगती है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह थी। तो वो वजह क्या थी? वजह थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अब नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। इस 1% की कटौती इसलिए की गई ताकि इन दोनों यूटीज के विकास और सुरक्षा के लिए केंद्र के पास सीधे तौर पर फंड्स रहें, क्योंकि अब इनकी जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार पर थी। तो ये थी टैक्स जमा होने से लेकर उसके बंटवारे तक की पूरी कहानी। चलिए अब एक नजर डालते हैं कुछ मुख्य बातों पर और देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो इस सब से हमें क्या समझना है? पहली बात, फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के तहत बनता है, वो हमारे फिस्कल फेडरलिज्म की रीढ़ की हड्डी है। दूसरी, 14वें कमीशन ने 42% का ऐतिहासिक कदम उठाया। और तीसरी, 15वें कमीशन ने इसे 41% किया, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। ये सारी बातें बहुत अहम हैं। तो अंत में एक सवाल, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन का भविष्य क्या है? जैसे जैसे देश की ज़रूरतें बदल रही हैं, अर्थव्यवस्था बदल रही है, इस बैलेंस को बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा? और क्या आने वाले वित्त आयोग इसे बनाए रख पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है।